जय हिंद दोस्तों। आज के विज्ञान के प्रथम सेमेस्टर डीएलएड के पेपर का हल लेके हम आए हैं। आपके पेपर का जो प्रारूप था उसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे पास आई, इसलिए मैंने इसके उत्तर लिख दिए हैं जो इस प्रकार हैं। आपके विज्ञान के पेपर में पहला जो बहुविकल्पी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न था कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। आपका ऑप्शन है पहला पादप कोशिका में, दूसरा जंतु कोशिका में, तीसरा पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, ऑप्शन नंबर 1 पहला पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका बहुविकल्पी में यौगिक का उदाहरण है। पूछा है कि यौगिक का उदाहरण, इसमें ऑप्शन दिया पहला वायु, दूसरा धुआं, तीसरा चीनी, चौथा चीनी का विलयन। जो इसका सही उत्तर है वो चीनी है, क्योंकि चीनी 2 व 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना है और समान निश्चित अनुपात में इसका फार्मूला C12H22O11 होता है। मैंने बताने के लिए आपको लिख दिया है। इसका ऑप्शन दूसरे का तीसरा होगा चीनी। तीसरा प्रश्न है आपका कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, पहला, दूसरा तना द्वारा, तीसरा पत्ती द्वारा, चौथा इन सभी द्वारा। हम सब जानते हैं कि कायिक प्रजनन या कायिक प्रवर्धन इन तीनों के माध्यम से होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 इन सभी द्वारा सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न चौथा आपका बल का मात्रक है। बल का मात्रक पूछ लिया तो पहला ऑप्शन दिया न्यूटन, दूसरा सेकेंड, तीसरा किलोग्राम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बल का जो मात्रक होता है हमें पता है कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर 1, चौथा का ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपका निम्नलिखित में संयुक्त पत्ती छाटिए। पहला ऑप्शन है आम की पत्ती, दूसरा है अमरूद की पत्ती, तीसरा है नींबू की पत्ती, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का 5वें का जो उत्तर होगा नींबू की पत्ती। ये क्या है? एक संयुक्त पत्ती है। ठीक है। अब आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न पे। अति लघुत्तरी प्रश्न में आपका पहला प्रश्न पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लिखिए। मतलब क्रिया का समीकरण लिखना, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है उसका रिएक्शन लिखना है। तो आपका रिएक्शन ये होता है 6CO2 मतलब 6 CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O मतलब ये पानी है आपका, क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश में ये होना चाहिए इसमें, तभी ये रिएक्शन क्रिया होती है। और उसके बाद बनता क्या है रिएक्शन के बाद? C6H12O6 C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, प्लस 6O2 मतलब ऑक्सीजन प्लस 6H2O। ये आपका इसी रिएक्शन को हम फोटोसिंथेसिस क्रिया या प्रकाश संश्लेषण क्रिया बोलते हैं। आपको बस ये रिएक्शन ही एग्जाम में उत्तर के रूप में लिखना है इस प्रश्न में 1 नंबर के लिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है, तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन बताइए। अब हम जानते हैं कि एक वृत्त है, ठीक है, वृत्ताकार पथ है, ये इसकी त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की आधी दूरी जो होती है इसको त्रिज्या बोलते हैं। तो ये यहाँ से अगर आधा दूरी चलेगा, मतलब यहाँ से चला आधा चला, तो ये पूछ रहा है कि दूरी कितना चला। तो दूरी तो ये चला आपका, यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला, ये दूरी है। तो वृत्त की अर्ध परिधि हुई, तब वृत्त की परिधि कितना होता है? वृत्त की परिधि जो होती है 2πr होती है। चूँकि ये आधा चला है तो दूरी कितना होगा? चली गई दूरी जो होगा इस कण द्वारा क्या होगा? πr, आधा, 2πr का आधा करेंगे तो πr होगा। तो r हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 पाई हो जाएगा। पाई का मान आप रखना चाहें तो लिख सकते, नहीं तो छोड़ दिए, 4 पाई ये दूरी हो गया। अब पूछ रहा है कि विस्थापन बताइए। चूँकि यहाँ से कहाँ आ गया? इस पॉइंट, मान लीजिए A था, ये चल के ऐसे B पे आ गया, तो विस्थापन जो होगा AB ही होगा, AB होगा। तो ये विस्थापन कितना होगा? विस्थापन जो होगा ये व्यास के बराबर होगा। चूँकि ये यहाँ से यहाँ परिधि क्या हुआ, यहाँ से चल के आया, तो ये इस बिंदु से इस बिंदु पे आया, तो ये हो गया परिधि। ये चित्र के माध्यम से सवाल आपको आसानी समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका व्यास, सॉरी हम परिधि बोल दिए। तो व्यास क्या होगा? चूँकि त्रिज्या हमारा 4 है तो व्यास क्या हो जाएगा? त्रिज्या का 2 गुना, तो 4 × 2 मतलब 8 सेंटीमीटर। तो दूरी हमारा 4 पाई सेंटीमीटर और व्यास हमारा
8 सेंटीमीटर। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पुष्प के मुख्य 4 भाग लिखिए। अब आपको लिखना पुष्प के मुख्य 4 भाग, ऐसे हेडिंग देके, पहला भाग पुष्पाधार, दूसरा बाह्य दल, तीसरा पंखुड़िया जिसे पेटल्स भी बोलते हैं, चौथा पुंकेसर, 4 लिख के छोड़ दीजिए, आपके पास एक और है अंडप या कार्पेल भी है। इन 5 में से आप कोई भी 4 लिख सकते हैं, आपको बस 4 ही लिखना है, बस ऐसे लिख देंगे 1 नंबर आपको मिल जाएगा। पुष्पाधार, बाह्य दल, पंखुड़िया, पुंकेसर, अंडप या कार्पेल। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 कि पत्ती के प्रमुख भागों का नाम लिखिए। पत्ती के प्रमुख भागों का नाम लिखिए। तो पत्ती के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? अब 8-9 हैं, और आप 9 लिख देंगे तो सबसे उत्तम, नहीं तो कम से कम 5-6 लिख दीजिए। जैसे पर्णाधार, अनुपत्र, पर्णवृंत, सिरिकाएँ, मध्य सिरा, सिरा, पर्णफलक, पर्णकोर, पर्णाग्र। क्या क्या? पर्णाधार, अनुपत्र, पर्णवृंत, सिरिकाएँ, मध्य सिरा, सिरा, पर्णफलक, पर्णकोर, पर्णांक। ये आपके पत्ती के प्रमुख भाग है। 9 भाग हमने लिखे, इसमें से कम 4-5 भी आप लिख देंगे तो आपका एग्जाम में काम हो जाएगा 1 नंबर के प्रश्न के लिए। ठीक है, अगला आपका प्रश्न संख्या 10, 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं? तो 1 माइक्रोमीटर में 10 लाख पिकोमीटर होते हैं। 10 लाख, 10 लाख मतलब 1 की पावर 10 के पावर 6। ठीक है, 10 लाख पिकोमीटर। सीधे सीधे आपको उत्तर भी लिख देना, उत्तर हो गया 1 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 11 है, बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास के मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया था? बेलन की लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लंबाई मापना है चूँकि, तो लंबाई हम मीटर मापते हैं तो मीटर पैमाना। दूसरा आपका है कि वृत्त का व्यास मापने के लिए, देखिए वृत्त का व्यास मापना, अगर छोटा वृत्त है तो आप डिवाइडर की सहायता से माप सकते हैं, लेकिन बड़ा वृत्त है तो उसे स्क्रू गेज की सहायता से, या छोटा है तो भी स्क्रू गेज की सहायता से नाप सकते हैं। आप दोनों लिख, डिवाइडर और स्क्रू गेज दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अब लघुत्तरीय प्रश्न आपका शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? पृथक्करण की किन्हीं 4 प्रमुख विधियाँ बताइए। अब पदार्थों के पृथक्करण हेडिंग डालेंगे, अब लिखेंगे पृथक्करण क्या होता है। जब किसी पदार्थ में अशुद्धियाँ मिली होती हैं तो उन अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को ही हम पृथक्करण कहते हैं। ये हो गया इसका परिभाषा। अब पृथक्करण की प्रमुख विधियाँ: बिनना, चालना, चुंबकीय पृथक्करण, छानना, ऊर्ध्वपातन, ओसाना। आपको चूँकि 4 प्रमुख विधि लिखना है तो कोई 4 इनमें से लिख सकते हैं। बिनना मतलब हम जब कुछ दाल होता है, दाल में से कंकड़, चावल में से कंकड़ बीनते हैं तो ये बिनना भी पृथक्करण ही है। ठीक है, चालना जैसे हम चालते हैं, आटा होता है तो आटा हम लोग चाल के रोटी बनाते हैं तो आटा, ये चालने की प्रक्रिया हो गई। चुंबकीय पृथक्करण मतलब जो चुंबकीय लौह तत्व किसी मिश्रण में मिल जाए तो चुंबक के माध्यम से हम उसका प्रयोग करके उसको निकाल सकते हैं, चुंबकीय तत्व उसमें चिपक जाएंगे। अगला है छानना, जैसे चाय पत्ती, चाय बनाते समय चाय छन्नी से हम चाय छानते हैं तो छानना होगा। ऊर्ध्वपातन मतलब ये आप गर्म करके सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है बिना द्रव में बदले, तो इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ओसाना, हम जैसे धान, गेहूँ ये सब होता है तो हम ओसा के भूसा बाहर निकल जाता है तथा अनाज हम प्रयोग में ले लेते हैं। ये इस प्रकार से हमें 4 ही लिखना है, मैंने आपको 6 बता दिए, आप कोई भी 4 लिखे होंगे तो बहुत ही अच्छा किए होंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 13, भोजन एकत्रित करने हेतु एकत्रीकरण हेतु मूसला जोड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकारों का उदाहरण सहित बताइए। मतलब भोजन एकत्रित करना, मूसला जड़ सीधे पूछ रहा है, उसका रूपांतरण किस प्रकार से होता है वो पूछ रहा है। तो मूसला जड़ रूपांतरण जो होता है, शंकु रूप जड़ें होती है, उसमें पहला प्रकार है। शंकु रूप जड़ में तो शंकु के आकार की होती है, जिसका उदाहरण आपका गाजर है। दूसरा फ्यूजीफॉर्म जड़ें होती हैं, जिसका उदाहरण आपका मूली है, रेडिस है। तीसरा आपका कुंभी रूपी जड़ें हैं, जिसका उदाहरण सलजम, चुकंदर है। और चौथा जो जड़ होता है प्रकार मूसला जड़ में, वो केदिल जड़ें होती है, जिसका उदाहरण मिराबिलिस जड़ें होती हैं। ये फूली हुई होती हैं, शकरकंद की टाइप की, लेकिन शकरकंद नहीं, थोड़ा सा अलग होंगी। ये मिराबिलिस इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कायिकी प्रवर्धन या कायिक प्रवर्धन, उसी को कायिकी बोल दिया है। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन को उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण समझाइए। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि हम पेड़ पौधों को उनका जड़ तना काट के, कलम लगा के, या फिर उनकी ग्राफ्टिंग करके या लेयरिंग करके हम अलग अलग प्रकार से उनको रोपते हैं और प्रयोग में लाते हैं। मतलब एक से ज़्यादा, जैसे एक कोई पेड़ है उसका, जैसे गुलाब का पेड़ है, उसका टहनी काट के हम लगा लेते हैं तो वो नया पौधा हो जाता है। तो ये प्रकार का जो नए पौधे का जन्म होता है, इसी को कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। ठीक है,
ये सब जो होता है आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से होता है, काट के अलग करना। इसमें जैसे कुछ नेचुरल भी होते हैं, ऑटोमेटिक भी हो जाता है, तो उसको हम काट के अलग करके अलग पौधा लगा लेते हैं। कायिक प्रवर्धन के बारे में लिख देंगे कि पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो बिग्नोनिया और ब्रायोफाइलम में होता है। इसका एग्जाम्पल में आप बिग्नोनिया और ब्रायोफाइलम लिख के पत्तियों द्वारा में लिख सकते हैं। ठीक है, कायिक प्रवर्धन समझ गए आप। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु का रेखित संवेग कब संरक्षित रहता है? तो इसके लिए आपको उत्तर लिखना, किसी वस्तु पर जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है उस वस्तु का कुल संवेग नियत रहता है। मतलब जब तक कोई वस्तु और विराम अवस्था में है तो अगर हम उसे धक्का नहीं देंगे तो वो संवेग नहीं आएगा, गति नहीं आएगा, तो ऐसे ही रहेगा। जैसे इसका उदाहरण हो गया क्रिकेट खिलाड़ी, जब हम कैच कोई क्रिकेट में कोई रोकता है तो अपने हाथों को पीछे खींचता है, क्योंकि वो बाल जो है, गेंद जो है काफ़ी स्पीड से आ रही होती है, तो उसको हमें एक ही संवेग को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने हाथ को पीछे खींचते हैं, जिससे वो नियत रहता है। तो ये रेखीय संवेग को दर्शाता है। ठीक है, ये उदाहरण से समझ में आए। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 16, तत्व तथा यौगिक में अंतर। तत्व और यौगिक लिखिएगा। तत्व हम जानते हैं कि स्वतंत्र होता है, यह स्वतंत्र होता है, एकल होता है, इसमें और कोई दूसरे मिलावट नहीं होता, ये एक तरह से शुद्ध पदार्थ है। जबकि यौगिक क्या होता है, दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, या जब एक से दो हो गए, मिल गए, तो कहीं ना कहीं अशुद्ध हो गया, ये आपके अंतर के रूप में काम करेगा। तत्व क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ये स्वतंत्र नहीं होता है। तत्व एकल होता है, यौगिक एकल नहीं होता है। तत्व शुद्ध होता है, यौगिक शुद्ध नहीं होता है। ये आपके अंतर हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 17, दोलन तथा कंपन गति में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। अब दोलन गति क्या होता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है वो दोलन गति करता है, चाहे वो शीशा जो झूला होता है वो भी आपका दोलन गति, एक निश्चित बिंदु के बाएं तथा दाएं या ऊपर या नीचे निश्चित दूरी तय करना दोलन गति कहलाता है। एग्जाम्पल में शीशा और वो घड़ी का दोलन पेंडुलम लिख सकते हैं। कंपन गति किसी निश्चित बिंदु के न होना तथा अनियमित गति करना, कोई फिक्स नहीं है, कंपन ऐसे से कर रहा है, बीच में रुक जाएगा, बीच में तेज हो जाएगा, और उसे हम बल दे दिए तो कंपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हाथ भी कंपन करता है तो कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें नियत नहीं होता, तो ये कंपन गति हो गया। जैसे स्प्रिंग होती है वो कंपन गति। ठीक है, और 18वां आपका बीजांड की आंतरिक संरचना का निम्नांकित चित्र दिया, पूछा था बनाने के लिए। तो बीजांड जैसे होता है वो अंदर वाली आंतरिक संरचना के ऐसे चित्र होता है एक, बाकी आपको मैं एक चित्र इसमें दे रहा हूँ, आप देख लीजिए किस प्रकार से चित्र होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग पेपर बहुत ही अच्छा किए होंगे, और इसी शुभकामना के साथ इस कक्षा में इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।